कहानी की शुरुआत में हम एक बड़े वेयर हाउस को देखते हैं जहां रात के समय सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। उसी समय कुछ लोग पुलिस की वर्दी पहनकर वेयर हाउस में दाखिल होते हैं। बाहर से देखने पर वे पूरी तरह असली पुलिस लग रहे थे। उन्होंने बताया कि वे रूटीन जांच के लिए आए हैं, इसलिए किसी ने भी उन पर शक नहीं किया। वेयर हाउस के कर्मचारी भी उन्हें बिना रोक टोक अंदर जाने देते हैं। धीरे धीरे ये नकली पुलिस वाले अलग अलग हिस्सों में फैल जाते हैं। सीसीटीवी कैमरों में साफ दिखाई देता है कि कुछ सिक्योरिटी गार्ड अचानक गायब होने लगे हैं। एक एक करके वे सभी उनकी पकड़ में आ रहे थे, मगर कंट्रोल रूम में बैठे दोनों गार्ड अपनी बातों में इतने मशगूल थे कि स्क्रीन पर हो रही इस अजीब हरकत को देख ही नहीं पाए। थोड़ी देर बाद नकली पुलिस वाले कंट्रोल रूम के बाहर पहुंच जाते हैं। उनमें से एक दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर बैठे गार्ड को लगता है कि कोई जरूरी जांच चल रही होगी, इसलिए वह बिना सोचे दरवाजा खोल देता है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने खड़े लोगों का असली इरादा बाहर आ जाता है। अगले ही पल उन लोगों ने कंट्रोल रूम पर कब्जा कर लिया। अब पूरे वेयर हाउस की सिक्योरिटी इन चोरों के हाथ में थी और उनकी असली योजना शुरू होने वाली थी। कंट्रोल रूम अपने कब्जे में लेने के बाद पूरी टीम तेजी से काम में लग जाती है। उनका हर सदस्य पहले से तय जिम्मेदारी निभा रहा था। कोई सिक्योरिटी संभाल रहा था तो कोई अंदर मौजूद लोगों पर नजर रख रहा था। उधर टीम का सबसे माहिर सदस्य खैरुल सीधे उस जगह पहुंचता है जहां एक भारी तिजोरी रखी हुई थी। उसे कॉम्बिनेशन लॉक खोलने में महारत हासिल थी, इसलिए बाकी लोग रास्ता साफ करने में लगे रहे, जबकि खैरुल पूरी एकाग्रता के साथ लॉक को समझने लगा। इसी दौरान वेयर हाउस का एक गार्ड अपने बेहोश पड़े साथी को देख लेता है। वह घबराकर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी पुलिस की वर्दी पहने एमा उसके सामने आ जाती है। पहली नजर में गार्ड को लगता है कि वह उसकी मदद करेगी, मगर अगले ही पल एमा उसे भी काबू कर लेती है। अब चोरों के रास्ते में लगभग कोई रुकावट नहीं बची थी। कुछ देर तक लॉक घुमाने और उसकी आवाज सुनने के बाद खैरुल आखिर तिजोरी खोलने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर रखा सामान देखकर पूरी टीम कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है। वहाँ सोने की कई ईंटें रखी थीं, जिनकी कीमत करोड़ों में थी। यही वह खजाना था जिसके लिए इतनी बड़ी योजना बनाई गई थी। सोना हाथ लगते ही सभी लोग तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन खबरों में बताया जाता है कि करोड़ों की कीमत का गोल्ड चोरी हो गया है। पूरा देश इस घटना की चर्चा कर रहा था। पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है, लेकिन चोरों का कोई सुराग नहीं मिलता। इस तरह यह चोरी देश की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित डकैतियों में शामिल हो जाती है। इस बड़ी चोरी के बाद कहानी सीधा 10 साल आगे बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि खैरुल जेल से बाहर निकल रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि बाकी टीम बाहर थी, लेकिन खैरुल ने पूरे 10 साल जेल में बिताए थे। जेल के बाहर एमा उसका इंतजार कर रही होती है। इतने साल बाद उसे देखकर खैरुल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और पुराने दिनों की बातें करने लगते हैं। बातचीत से साफ पता चलता है कि इन लोगों का रिश्ता सिर्फ टीम का नहीं बल्कि परिवार जैसा है। कुछ देर बाद खैरुल अपने बाकी साथियों से भी मिलता है। सभी उसकी वापसी से खुश थे। खैरुल कहता है कि जेल में रहते हुए उसे कुछ ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला जिनसे उसे एक छुपे हुए खजाने की जानकारी मिली। उसके अनुसार कहीं ऐसी जगह है जहां लाखों डॉलर की कीमत का सामान छिपाकर रखा गया है। साफ था कि उसके दिमाग में फिर से एक बड़ा काम करने का विचार चल रहा था। तभी वहां फरीद आता है। वह बताता है कि खैरुल के जेल जाने के बाद उन्होंने अपराध की दुनिया छोड़ दी थी। अब वे सामान्य जिंदगी जी रहे हैं और दोबारा वही गलती नहीं दोहराना चाहते। खैरुल को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह नाराज होकर वहाँ से निकल जाता है। एमा तुरंत उसके पीछे जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि खैरुल अंदर से कितना टूटा हुआ है। वह उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि फरीद जो कर रहा है वह सबकी भलाई के लिए कर रहा है। खैरुल अकेले ही उस जगह पहुंच जाता है जिसके बारे में उसने जेल में सुना था। वह एक सुनसान इलाके में बने पुराने गोदाम के बाहर खड़ा होकर अंदर झांकता है। वहाँ कुछ लोग किसी बड़े सामान को मोटे कपड़े से ढक रहे थे। जैसे ही वे लोग वहाँ से जाते हैं, खैरुल चुपके से अंदर घुस जाता है। उसे पूरा यकीन था कि उसकी तलाश की चीज उसी जगह मौजूद है। वह बॉक्स के पास पहुंचकर कपड़ा हटाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह उसे खोलने वाला होता है, अचानक पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है। खैरुल को संभलने का मौका भी नहीं मिलता और वह जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हम फरीद को देखते हैं जो अपनी सामान्य जिंदगी में व्यस्त था। तभी उसके फोन पर एक वीडियो कॉल आती है। कॉल करने वाला आदमी ग्लास नाम का खतरनाक शख्स था। स्क्रीन पर अपने छोटे भाई को बंधा हुआ देखकर फरीद तुरंत समझ जाता है कि खैरुल किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। फरीद बिना समय गंवाए उस जगह पहुंचता है जहां खैरुल को रखा गया था। वहां वह देखता है कि ग्लास के आदमी खैरुल को परेशान कर रहे हैं। फरीद अपने भाई को छुड़ाने की कोशिश करता है,
लेकिन ग्लास उसे साफ बता देता है कि मामला इतना आसान नहीं है। ग्लास कहता है कि अगर फरीद खैरुल को अपने साथ ले जाना चाहता है तो उसे बदले में एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। इसके बाद ग्लास अपनी असली मांग सामने रखता है। वह 10 साल पहले चोरी हुए सोने की बात छेड़ता है। फरीद पहले तो चौंक जाता है, लेकिन फिर उसके आदमी फरीद की गाड़ी से एक बॉक्स निकाल लाते हैं। उस बॉक्स में वही गोल्ड था जो सालों पहले चोरी किया गया था। गोल्ड मिलने के बाद भी ग्लास संतुष्ट नहीं होता। वह बताता है कि यह सिर्फ एक शुरुआत है, असली कीमत अभी बाकी है। फरीद कहता है कि वह सोना रख सकता है, लेकिन वह दोबारा चोरी की दुनिया में कदम नहीं रखेगा। उसे लगता था कि गोल्ड देकर यह मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल ग्लास एक रिमोट निकालता है और उसका बटन दबा देता है। कुछ दूरी पर खड़ी फरीद की गाड़ी जोरदार धमाके के साथ उड़ जाती है। यह देखकर सभी दंग रह जाते हैं। ग्लास फरीद की आंखों में देखते हुए कहता है कि अगली बार कार नहीं, उसके अपने लोग निशाना बनेंगे। अब फरीद के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो वह ग्लास का काम करे या फिर अपने परिवार को खतरे में डाल दे। वह मजबूरी में उसकी शर्त मान लेता है। इसके बाद ग्लास खैरुल को छोड़ देता है, लेकिन साफ कर देता है कि अब से उनकी हर चाल पर नजर रखी जाएगी। अपनी टीम के पास लौटने के बाद फरीद सभी को एक जरूरी मीटिंग के लिए बुलाता है। वहाँ मौजूद हर व्यक्ति जानना चाहता था कि आखिर क्या हुआ है। तब फरीद उन्हें पूरी सच्चाई बताता है और कहता है कि अब उनके पास एक बेहद खतरनाक मिशन पूरा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। फरीद बताता है कि उन्हें 5 आइवरी नाम के एक ताकतवर गैंग से एक खास चीज चुरानी है। टीम के सभी सदस्य जानते थे कि इस गैंग से टकराना मौत को दावत देने जैसा है, इसलिए कई लोग तुरंत इस काम के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन फरीद समझाता है कि अगर वे यह काम नहीं करेंगे तब भी ग्लास उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। काफी बहस के बाद आखिरकार सभी लोग इस मिशन में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद फरीद उन्हें मिशन का असली लक्ष्य बताता है। 5 आइवरी गैंग का पुराना सरदार रहमान हाल ही में मर चुका था। अब उसकी जगह उसका बेटा बशीर लेने वाला था। कुछ दिनों बाद एक भव्य समारोह रखा गया था, जहां बशीर को एक खास अंगूठी पहनाई जाने वाली थी। यही अंगूठी उसकी नई ताकत और गैंग की लीडरशिप का प्रतीक थी। फरीद कहता है कि उन्हें बशीर के हाथ तक पहुंचने से पहले वही अंगूठी चुरानी होगी। फरीद उन्हें समझाता है कि इस मिशन की असली कीमत सोना या हीरे नहीं है, असली ताकत उस रिंग के साथ जुड़ी हुई है। 5 आइवरी गैंग में वही व्यक्ति नेता माना जाता है जिसके पास यह रिंग होती है, यानी अगर रिंग गायब हो जाए तो पूरे गैंग में हड़कंप मच सकता है। इसके बाद फरीद गैंग के कुछ महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जानकारी देता है। सबसे पहले वह मिरांडा का नाम लेता है, जो बशीर की बहन थी। वह गैंग के कई गुप्त कामों को कानूनी बिजनेस का रूप देने का काम संभालती थी। दूसरी तरफ जाफर नाम का एक बेहद चालाक आदमी था, जो परिवार का भरोसेमंद सदस्य माना जाता था। अब फरीद असली चुनौती समझाता है। समारोह शुरू होने से लगभग 1 घंटा पहले रिंग होटल के अंदर मौजूद एक हाई सिक्योरिटी वॉल्ट में रखी जाएगी। उसी वॉल्ट से रिंग निकालना उनका मिशन था, लेकिन वहां तक पहुंचना किसी किले को तोड़ने से कम नहीं था। फरीद होटल का पूरा नक्शा टीम के सामने रखता है। वह बताता है कि वॉल्ट तक जाने का रास्ता एक खास लिफ्ट से होकर जाता है। लिफ्ट में ऐसा सिस्टम लगा है जो हल्का सा वजन महसूस होते ही अलार्म बजा देता है। उसके बाद भी कई सुरक्षा परतें मौजूद हैं, जिनमें एनक्रिप्टेड की, हथियारबंद गार्ड, बायोमेट्रिक लॉक और हर कोने में लगे कैमरे शामिल हैं। ये सुनकर सभी समझ जाते हैं कि यह मिशन उनकी जिंदगी का सबसे कठिन काम होने वाला है। इसके बाद सभी लोग मिशन की तैयारी शुरू कर देते हैं। उनका पुराना ऑपरेशन बेस, जो कई सालों से बंद पड़ा था, फिर से चालू किया जाता है। कंप्यूटर, कम्युनिकेशन सिस्टम और दूसरे उपकरण दोबारा सेट किए जाते हैं। सबसे पहले वे होटल के अंदर नजर रखने का तरीका ढूंढते हैं। इसके लिए एक खास पार्सल तैयार किया जाता है। उस पार्सल में एक छोटा सा माइक्रोफोन छिपाया जाता है, ताकि होटल के अंदर होने वाली बातचीत और गतिविधियों की जानकारी मिल सके। फिर वह पार्सल होटल भेज दिया जाता है। किस्मत से होटल में उस समय बहुत सारे पार्सल आ रहे थे, इसलिए किसी का ध्यान उनके पार्सल पर नहीं जाता। वह भी बाकी सामान के साथ स्टोर रूम में रख दिया जाता है। अब टीम होटल के अंदर की आवाजें सुन सकती थी और धीरे धीरे अपने मिशन के लिए जरूरी जानकारी इकट्ठा करने लगी थी। अब टीम का अगला लक्ष्य मिरांडा थी, क्योंकि वॉल्ट की सुरक्षा में उसका बहुत बड़ा रोल था। फरीद जानता था कि बिना उसकी जानकारी हासिल किए मिशन आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए उन्होंने उसके रोजमर्रा के रूटीन का पता लगाने का फैसला किया। इस काम की जिम्मेदारी आमिर को दी जाती है। वह एक अमीर विदेशी मेहमान का रूप बनाकर होटल पहुंचता है। वहां वह जानबूझकर मिरांडा की पर्सनल असिस्टेंट से टकरा जाता है। टक्कर के दौरान बड़ी सफाई से वह उसकी डायरी अपने हाथ में ले लेता है और किसी को भनक तक नहीं लगती। बेस पर पहुंचकर टीम उस डायरी को ध्यान से पढ़ती है। उसमें मिरांडा के अगले कुछ दिनों के सभी कार्यक्रम लिखे हुए थे। अब उन्हें पता चल चुका था कि वह कब कहां जाएगी और किस समय अकेली होगी। यही जानकारी आगे उनके बहुत काम आने वाली थी। उधर खैरुल को एक और जिम्मेदारी दी जाती है। वह होटल में हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में नौकरी हासिल कर लेता है। इस तरह उसे होटल के अंदर आने जाने की पूरी आजादी मिल जाती है। एक दिन सफाई करते हुए वह सिक्योरिटी हेड मिजाल के ऑफिस के पास पहुंच जाता है। उसी
समय फरीद बाहर से फायर अलार्म चालू कर देता है। अलार्म बजते ही मिजाल और बाकी गार्ड जांच के लिए बाहर निकल जाते हैं। यही मौका देखकर खैरुल चुपके से ऑफिस में घुस जाता है। वहाँ मौजूद एक खास डिवाइस का डेटा वह अपने फोन में कॉपी कर लेता है। ये डेटा आगे चलकर होटल की सुरक्षा तोड़ने में बहुत अहम साबित होने वाला था। खैरुल बिना कोई निशान छोड़े ऑफिस से बाहर निकल आता है। कुछ ही देर बाद मिजाल वापस अपने कमरे में लौटता है, लेकिन उसे जरा भी शक नहीं होता कि उसकी सबसे अहम जानकारी किसी के हाथ लग चुकी है। मिशन का एक बड़ा हिस्सा अब सफल हो चुका था। दूसरी तरफ आमिर लगातार मिरांडा पर नजर रख रहा था। उसका मकसद सिर्फ उसका शेड्यूल जानना नहीं था, बल्कि उसकी आदतों को भी समझना था। कई दिनों तक पीछा करने के बाद उसे पता चलता है कि मिरांडा को डांस का बेहद शौक है और वह रोज अपने डांस इंस्ट्रक्टर के साथ प्रैक्टिस करती है। उधर टीम का हैकर लेन होटल की सिक्योरिटी पर काम कर रहा था। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि होटल में 500 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इतनी बड़ी निगरानी व्यवस्था के कारण सीधे अंदर घुसना लगभग नामुमकिन था, इसलिए लेन एक अलग रास्ता चुनता है। वह खैरुल द्वारा हासिल की गई जानकारी का इस्तेमाल करके होटल के सर्वर रूम तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर देता है। अब उसके पास लगभग सभी कैमरों का कंट्रोल आ चुका था। जरूरत पड़ने पर वह लाइव फुटेज की जगह पुरानी रिकॉर्डिंग भी चला सकता था, जिससे किसी को उनकी मौजूदगी का पता नहीं चलता। अब तक मिशन की ज्यादातर तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन एक सबसे मुश्किल चुनौती अभी भी बाकी थी। वॉल्ट के अंदर रखी तिजोरी पर 3 डायल वाला कॉम्बिनेशन लॉक लगा था। बिना सही कोड के उसे खोलने में घंटों लग सकते थे, जबकि चोरी के दिन खैरुल के पास सिर्फ कुछ मिनट ही होने वाले थे। यही वजह थी कि अब पूरी टीम की नजर इस आखिरी और सबसे कठिन बाधा पर टिक गई थी। तिजोरी का लॉक ही इस पूरे मिशन की सबसे बड़ी रुकावट था। अगर वह समय पर नहीं खुलता तो उनकी महीनों की मेहनत बेकार हो जाती। इसलिए टीम ने इसका हल निकालने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। होटल में पहले से लगाए गए माइक्रोफोन की मदद से वे हर बार तिजोरी खुलने की आवाज रिकॉर्ड करने लगे। मिरांडा दिन में कई बार वॉल्ट में जाकर तिजोरी चेक करती थी। जब भी वह कॉम्बिनेशन डायल घुमाती, उसकी हल्की हल्की आवाज रिकॉर्ड हो जाती। टीम उन आवाजों का बारीकी से विश्लेषण करती और उसी के आधार पर एक नकली तिजोरी पर अभ्यास शुरू कर देती। यह काम सुनने में आसान था, लेकिन असल में बेहद मुश्किल था। खैरुल घंटों बैठकर डायल घुमाता रहता। कभी वह समय से पहले रुक जाता तो कभी गलत नंबर पर पहुंच जाता। एक के बाद एक कई कोशिशें नाकाम होती रहीं। धीरे धीरे उसके अंदर झुंझलाहट बढ़ने लगी, क्योंकि मिशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसी के कंधों पर था। तभी फरीद उसके पास आता है और उसे एक छोटी सी सलाह देता है। वह कहता है कि तिजोरी ताकत से नहीं, धैर्य से खुलती है। खैरुल अब तक डायल तेजी से घुमा रहा था, जबकि असली राज उसकी आवाज को ध्यान से सुनने में था। शुरुआत में खैरुल अपने भाई की बात अनदेखा करता है, क्योंकि उनके बीच अभी भी पुरानी नाराजगी मौजूद थी। लेकिन कुछ देर बाद वह शांत होकर दोबारा कोशिश करता है। इस बार वह हर क्लिक और हर कंपन पर ध्यान देता है। आखिरकार लंबे अभ्यास के बाद तिजोरी खुल जाती है, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने यह काम तय समय के अंदर कर दिखाया। पूरी टीम खुशी से झूम उठती है, क्योंकि अब पहली बार उन्हें लगने लगा था कि यह नामुमकिन दिखने वाला मिशन सच में सफल हो सकता है। तिजोरी खुलने की खुशी अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक उनके ठिकाने पर ग्लास आ पहुंचता है। उसके साथ कुछ हथियारबंद आदमी भी थे। सभी लोग एक पल के लिए सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वह यहाँ क्यों आया है। ग्लास खैरुल को दोबारा तिजोरी खोलते हुए देखने लगता है। इस बार खैरुल पहले से भी कम समय में लॉक खोल देता है। यह देखकर ग्लास काफी प्रभावित होता है, लेकिन उसकी मौजूदगी का असली कारण कुछ और था। वह सिर्फ तैयारी देखने नहीं आया था, बल्कि यह पक्का करना चाहता था कि टीम मिशन पूरा करने के काबिल है या नहीं। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि ग्लास अकेला फैसला नहीं ले रहा था। उसके चश्मे में एक छोटा कैमरा लगा हुआ था। उस कैमरे के जरिए कोई रहस्यमयी व्यक्ति दूर बैठकर पूरी टीम को देख रहा था। फिल्म इस आदमी का चेहरा नहीं दिखाती, जिससे कहानी में और भी रहस्य पैदा हो जाता है। ग्लास के जाने के बाद खैरुल फिर अभ्यास में लग जाता है। तभी फरीद उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वह अब भी उससे नाराज है। कुछ पल चुप रहने के बाद खैरुल बताता है कि जैसे ही यह मिशन पूरा होगा, वह हमेशा के लिए टीम से अलग हो जाएगा। उसकी बात सुनकर फरीद हैरान रह जाता है। साफ था कि दोनों भाइयों के बीच कोई गहरा राज छुपा हुआ है। उधर समय तेजी से गुजर रहा था, और अब वह दिन आ चुका था जब उन्हें होटल में घुसकर अपनी जिंदगी की सबसे खतरनाक चोरी को अंजाम देना था। होटल के बाहर बड़े बड़े मेहमानों की गाड़ियां रुक रही थीं। अंदर हर तरफ सजावट, सिक्योरिटी और तैयारियों का माहौल था। कुछ घंटों बाद यही वह समारोह होने वाला था जिसमें बशीर को गैंग का नया नेता घोषित किया जाना था। फरीद सबसे पहले होटल पहुंचता है और एक खास कमरे में अपना कंट्रोल सेंटर बना लेता है। वहीं से वह ब्लूटूथ के जरिए पूरी टीम से जुड़ा रहता है। कुछ देर बाद खबर मिलती है कि वह खास रिंग होटल में पहुंच चुकी है।
है। ये सुनते ही सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। उधर खैरुल होटल के किचन एरिया में पहुंचकर अपने कपड़े बदलता है। फिर वह वेंटिलेशन डक्ट के अंदर घुस जाता है। उसका रास्ता सीधा उस हिस्से की तरफ जाता था जहां से लिफ्ट और वॉल्ट तक पहुंचा जा सकता था। दूसरी तरफ लेन सीसीटीवी सिस्टम पर नजर रख रहा था, जबकि आमिर मेहमानों के बीच मौजूद था। एमा भी अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार थी। वह पार्टी में एक मॉडल की तरह शामिल होती है ताकि किसी को उस पर शक न हो। इसी बीच खैरुल बाथरूम के रास्ते लिफ्ट के पास वाले इलाके में पहुंच जाता है और फरीद को सूचना देता है कि वह अपनी जगह पर पहुंच चुका है। अब मिशन का सबसे नाजुक हिस्सा शुरू होने वाला था। लिफ्ट के सामने 2 सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे। तभी एमा फोन पर बात करने का नाटक करते हुए वहां पहुंचती है। वह जानबूझकर ऐसे व्यवहार करती है जैसे किसी घरेलू परेशानी में फंसी हो। दोनों गार्ड उसका ड्रामा देखने लगते हैं। वह उनसे लगातार बात करती रहती है ताकि वे एक बार भी पीछे मुड़कर न देखें। उधर खैरुल लिफ्ट के पास पहुंचकर उसका दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद आखिरकार खैरुल सफल हो जाता है और लिफ्ट के ऊपर बने शाफ्ट में घुस जाता है। जैसे ही एमा यह देखती है, उसे समझ आ जाता है कि उसका काम पूरा हो चुका है। वह तुरंत अपना व्यवहार बदलती है, गार्डों से माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। बेचारे गार्ड कुछ समझ ही नहीं पाते कि अभी उनके साथ क्या हुआ। वहीं दूसरी ओर खैरुल अब शाफ्ट के अंदर खड़ा था और उसके सामने मिशन का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होने वाला था। अब खैरुल लिफ्ट के अंदर नहीं बल्कि उसके ऊपर बने शाफ्ट में मौजूद था। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने सीधे लिफ्ट के फर्श पर पैर रखा तो प्रेशर सिस्टम तुरंत अलार्म चालू कर देगा। इसलिए वह रस्सी की मदद से धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। कुछ ही देर में वह लिफ्ट के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन अभी भी उसका पूरा वजन रस्सी पर था। अब उसे सबसे पहले सिक्योरिटी सिस्टम बंद करना था। इसके लिए उसके पास एक खास एनक्रिप्टेड की मौजूद थी जिसे सिस्टम में लगाकर अलार्म को निष्क्रिय किया जा सकता था। खैरुल सावधानी से हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। ऊपर बंधी रस्सी में एक गांठ फंस जाती है जिसकी वजह से उसकी लंबाई कम पड़ जाती है। अब वह सिस्टम तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। मजबूर होकर वह रस्सी को झटका देता है ताकि गांठ खुल जाए। गांठ तो खुल जाती है, लेकिन उसी पल उसके हाथ से एनक्रिप्टेड की छूट कर नीचे गिर जाती है कि सीधे लिफ्ट के फर्श पर जा गिरती है और अगले ही पल पूरा सिस्टम सक्रिय हो जाता है। अचानक जोरदार अलार्म बज उठता है। पूरे बेसमेंट में खतरे की आवाज गूंजने लगती है। अलार्म की आवाज सुनते ही वॉल्ट की सुरक्षा कर रहा गार्ड तुरंत लिफ्ट की तरफ दौड़ता है। कुछ ही सेकंड बाद गार्ड लिफ्ट का दरवाजा खोलता है। उसकी नजर पूरे केबिन पर घूमती है, लेकिन उसे अंदर कोई दिखाई नहीं देता। उसे लगता है कि शायद सिस्टम में कोई तकनीकी खराबी आ गई है। वह अपने साथियों को भी यही जानकारी देता है। इसके बाद गार्ड अलार्म बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही खतरे की आवाज रुकती है, खैरुल ऊपर से सीधा लिफ्ट के अंदर कूद पड़ता है। गार्ड कुछ समझ पाता उससे पहले ही खैरुल उसे बिजली का झटका देकर बेहोश कर देता है। अब उसके सामने वॉल्ट का दरवाजा था। वह तुरंत वहां पहुंचता है और डिजिटल लॉक खोलने की कोशिश करता है। टीम पहले ही मिरांडा के फिंगरप्रिंट हासिल कर चुकी थी, इसलिए खैरुल को पूरा भरोसा था कि यह काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सिस्टम फिंगरप्रिंट डेटा चेक करता है, स्क्रीन पर एरर दिखाई देता है। लॉक खुलने के बजाय एक्सेस रिजेक्ट हो जाता है। खैरुल तुरंत फरीद और लेन को खबर देता है। यह सुनकर कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उनका सबसे जरूरी प्लान अचानक फेल हो चुका था। लॉक के फेल होने के बाद टीम तेजी से गलती ढूंढने लगती है। लेन कहता है कि उसने फिंगरप्रिंट डेटा कई बार स्कैन किया था, इसलिए तकनीकी समस्या होने की संभावना बहुत कम है। इसका मतलब था कि कहीं न कहीं गलत व्यक्ति के निशान कॉपी हो गए हैं। तभी एमा को वह दिन याद आता है जब उन्होंने मिरांडा के फिंगरप्रिंट लेने की कोशिश की थी। उसे याद आता है कि टेबल पर सिर्फ मिरांडा का कप नहीं था, बल्कि उसकी पर्सनल असिस्टेंट का कप भी रखा हुआ था। अब सभी समझ जाते हैं कि उन्होंने गलत कप उठा लिया था। खैरुल वॉल्ट के बाहर फंसा हुआ था और समय लगातार कम हो रहा था। अगर समारोह शुरू हो गया तो रिंग सीधे बशीर तक पहुंच जाएगी और उनका मिशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसी दौरान फरीद की नजर समारोह के शेड्यूल पर पड़ती है। वहां लिखा था कि कुछ ही देर में मिरांडा अपने डांस इंस्ट्रक्टर निक के साथ स्टेज पर प्रस्तुति देने वाली है। तभी उसके दिमाग में एक नया प्लान आता है। फरीद तुरंत आमिर और एमा को निर्देश देता है। अब उनका नया लक्ष्य वॉल्ट नहीं बल्कि खुद मिरांडा थी। उन्हें किसी भी कीमत पर उसके असली फिंगरप्रिंट हासिल करने थे। लेकिन समस्या यह थी कि मिरांडा सैकड़ों लोगों और कड़ी सुरक्षा के बीच मौजूद थी। अब मिशन पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। मिरांडा के असली फिंगरप्रिंट हासिल करने के लिए टीम तुरंत नए प्लान पर काम शुरू कर देती है। उधर मिरांडा अपने डांस इंस्ट्रक्टर निक के साथ कार्यक्रम की तैयारी कर रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ लोग उसी पर नजर रखे हुए हैं। तभी आमिर एक चाल चलता है। वह किसी तरह निक को उसके रास्ते से हटाने की कोशिश करता है ताकि टीम को उसके करीब पहुंचने का मौका मिल सके। दूसरी तरफ एमा भीड़ के बीच मौजूद रहती है
और लगातार मिरांडा की गतिविधियों पर नजर रखती है। फरीद कंट्रोल रूम से सबको निर्देश दे रहा था, जबकि लेन कैमरों की मदद से पूरे होटल पर नजर रखे हुए था। अब हर सदस्य की छोटी सी गलती भी मिशन को खत्म कर सकती थी। कुछ देर बाद टीम को आखिर वह मौका मिल जाता है जिसका उन्हें इंतजार था। मिरांडा एक जगह अकेली पड़ जाती है, तभी आमिर उसकी चीजों तक पहुंचने में सफल हो जाता है और वहां से उसके असली फिंगरप्रिंट का डेटा हासिल कर लेता है। ये वही जानकारी थी जिसकी वजह से उनका मिशन अटका हुआ था। फरीद तुरंत वह जानकारी खैरुल तक पहुंचाता है। इस बार जैसे ही वह नया डेटा सिस्टम में डालता है, लॉक उसे स्वीकार कर लेता है। कुछ ही पलों बाद भारी वॉल्ट का दरवाजा खुल जाता है। इतने समय बाद पहली बार खैरुल राहत की सांस लेता है और तुरंत अंदर दाखिल हो जाता है। वॉल्ट के अंदर वही तिजोरी रखी थी जिसके लिए उन्होंने महीनों तैयारी की थी, लेकिन असली परीक्षा अब भी बाकी थी। खैरुल तुरंत कॉम्बिनेशन लॉक खोलने में लग जाता है। दूसरी तरफ फरीद लगातार उसे समय बताता रहता है, क्योंकि समारोह शुरू होने में अब ज्यादा देर नहीं बची थी। खैरुल धीरे धीरे डायल घुमाता है और अभ्यास के दौरान सीखी हुई हर बात को याद करता है। कुछ तनाव भरे पलों के बाद पहला लॉक खुल जाता है, फिर दूसरा भी खुल जाता है। आखिरकार अंतिम नंबर भी सही निकल आता है और तिजोरी खुल जाती है। अंदर वही खास रिंग रखी थी जिसके लिए इतना बड़ा खेल खेला गया था। खैरुल रिंग अपने कब्जे में ले लेता है और टीम को सफलता की खबर देता है। रिंग हाथ लगते ही पूरी टीम खुश हो जाती है, लेकिन फरीद उन्हें जश्न मनाने से रोक देता है। वह जानता था कि मिशन अभी आधा ही पूरा हुआ है। अगर वे सुरक्षित बाहर नहीं निकले तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उधर होटल में समारोह शुरू होने वाला था। कई बड़े मेहमान हॉल में पहुंच चुके थे। कुछ ही मिनटों में रिंग को मंच पर लाया जाना था, लेकिन अब वह रिंग खैरुल के पास थी। यानी जैसे ही सिक्योरिटी को इसकी खबर मिलती, पूरा होटल लॉकडाउन में चला जाता। इसी दौरान वॉल्ट की जांच करने पहुंचे कुछ लोगों को गड़बड़ी का शक होने लगता है। दूसरी तरफ लेन कैमरों में बढ़ती हलचल देख लेता है। वह तुरंत फरीद को बताता है कि सिक्योरिटी टीम तेजी से सक्रिय हो रही है। अब उनके पास होटल छोड़ने के लिए बहुत कम समय बचा था। फरीद सभी को बैकअप प्लान पर काम करने का आदेश देता है। टीम अलग अलग रास्तों से बाहर निकलने लगती है ताकि अगर कोई पकड़ा भी जाए तो बाकी लोग बच सके। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। ग्लास का रहस्यमयी क्लाइंट लगातार उन्हें देख रहा था और उसे सिर्फ रिंग नहीं बल्कि कुछ और भी चाहिए था। होटल से निकलने की कोशिश के दौरान खैरुल और बाकी टीम अलग अलग दिशाओं में बढ़ते हैं। सिक्योरिटी अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी थी। कई गार्ड होटल के अंदर तलाश शुरू कर देते हैं और माहौल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसी भागदौड़ के बीच कहानी एक बड़े राज से पर्दा उठाती है। हमें पता चलता है कि खैरुल की नाराजगी सिर्फ किसी छोटी बात की वजह से नहीं थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गोल्ड चोरी के बाद हालात अचानक बिगड़ गए थे। पुलिस उनके करीब पहुंच चुकी थी और किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी पड़ती। उस समय फरीद ने ऐसा फैसला लिया जिससे पूरी टीम बच गई, लेकिन खैरुल को जेल जाना पड़ा। हालांकि फरीद का कहना था कि उसने यह सब मजबूरी में किया था, लेकिन खैरुल को हमेशा लगता रहा कि उसके अपने भाई ने उसे अकेला छोड़ दिया। यही वजह थी कि जेल से बाहर आने के बाद भी उनके रिश्ते पहले जैसे नहीं हो पाए। अब वर्तमान में रिंग उनके पास थी और मिशन लगभग पूरा हो चुका था। उधर होटल के बाहर निकलने की कोशिश करते हुए टीम पर दबाव लगातार बढ़ रहा था। सिक्योरिटी हर तरफ फैल चुकी थी। इसके बावजूद फरीद अपने लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश करता है। अब उसके लिए रिंग से ज्यादा जरूरी उसकी टीम थी। इसी दौरान खैरुल और फरीद के बीच एक भावुक बातचीत होती है। खैरुल साफ कहता है कि उसने जेल में 10 साल अकेले बिताए, जबकि बाकी लोग बाहर अपनी जिंदगी जीते रहे। उसके लिए यह दर्द भूलना आसान नहीं था। फरीद भी पहली बार खुलकर अपनी बात बताता है। वह कहता है कि उस समय उसके पास कोई अच्छा विकल्प नहीं था। अगर वह दूसरा फैसला लेता तो शायद पूरी टीम पकड़ी जाती। उसने अपने छोटे भाई को बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हालात उसके हाथ से निकल चुके थे। भाइयों के बीच की यह दूरी पूरी तरह खत्म तो नहीं होती, लेकिन पहली बार दोनों एक दूसरे का दर्द समझने लगते हैं। टीम किसी तरह होटल से बाहर निकल आती है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। ग्लास के लोग लगातार उनका पीछा कर रहे थे। उन्हें डर था कि मिशन पूरा होने के बाद शायद उन्हें जिंदा छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। कुछ देर बाद आखिर वह सच सामने आता है जिसका पूरी फिल्म में इंतजार कराया गया था। पता चलता है कि क्लाइंट का मकसद रिंग को बेचकर पैसा कमाना नहीं था। वह रिंग की मदद से 5 आइवरी गैंग की ताकत को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। यानी यह चोरी सिर्फ दौलत के लिए नहीं बल्कि सत्ता के लिए करवाई गई थी। यह बात सुनकर फरीद समझ जाता है कि अगर उसने रिंग गलत हाथों में दे दी तो एक नई जंग शुरू हो सकती है। इसलिए वह पहली बार ग्लास के खिलाफ खड़े होने का फैसला करता है। फरीद और उसकी टीम रिंग को लेकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें अच्छी तरह पता था कि ग्लास इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। दूसरी तरफ ग्लास भी अपने आदमियों के साथ उनकी तलाश में लगा हुआ था। कुछ ही समय बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ जाते हैं। ग्लास रिंग मांगता है
और याद दिलाता है कि यह पूरा मिशन उसी की वजह से संभव हुआ था। लेकिन इस बार फरीद उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। ग्लास के लोगों और टीम के बीच भिड़ंत शुरू हो जाती है। हर कोई अपनी जान बचाने और अपने साथियों की रक्षा करने में लगा था। इस दौरान खैरुल भी पूरी ताकत के साथ लड़ता है। लड़ाई के बीच फरीद और खैरुल एक दूसरे का साथ देते हैं। कई सालों बाद दोनों भाई फिर से एक टीम की तरह काम कर रहे थे। उधर फरीद एक ऐसा फैसला लेता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वह रिंग को अपने पास रखने या बेचने के बजाय उसे सही जगह पहुंचाने का रास्ता चुनता है। उसका मानना था कि अगर यह रिंग फिर किसी गलत इंसान के हाथ लग गई तो एक नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। इस पूरे मिशन के दौरान खैरुल के मन में जो गुस्सा सालों से जमा था वह भी काफी हद तक खत्म हो जाता है। उसे एहसास होता है कि फरीद ने अतीत में कई गलतियां जरूर की, लेकिन उसने हमेशा अपने परिवार और टीम को बचाने की कोशिश की थी। कुछ समय बाद टीम के सदस्य अपने अपने रास्ते चुन लेते हैं। लंबे समय तक खतरे, भाग दौड़ और अपराध की दुनिया में रहने के बाद अब वे एक सामान्य जिंदगी जीना चाहते थे। उनके लिए यह मिशन सिर्फ एक चोरी नहीं बल्कि अतीत के बोझ से बाहर निकलने का मौका भी था। इसी के साथ फिल्म का अंत हो जाता है। फिल्म हमें दिखाती है कि किसी भी बड़ी चोरी में सिर्फ पैसा ही दांव पर नहीं होता, बल्कि भरोसा, रिश्ते और फैसले भी उतनी ही बड़ी कीमत मांगते हैं। और यही वजह है कि यह कहानी एक साधारण हीस्ट फिल्म से कहीं ज्यादा यादगार बन जाती है।